तो पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ लाहौर अधिवेशन? उसके अध्यक्ष कौन थे? वो दिन जिस दिन ये पाकिस्तान की मांग की गई थी वो है 23 मार्च। कौन सा दिन है? तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की? पाकिस्तान। इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान वाले पाकिस्तान दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान वाले क्या मनाते हैं? कब? हम मनाते हैं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की पुण्यतिथि। आपने तो 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगाई गई, इसलिए हम तो भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाते हैं। पाकिस्तान वाले कहते हैं इस दिन हमने पहली बार पाकिस्तान की मांग की, इसलिए हमारा क्या है? पाकिस्तान दिवस। अच्छा, कोई अधिवेशन होगा उसमें कोई तो प्रस्ताव रखेगा भाई पाकिस्तान चाहिए। वो प्रस्ताव रखने वाले जो आदमी थे उनका नाम था खलीकु जमा। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद। 1929 के आसपास उनका इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। उस इलाहाबाद अधिवेशन में एक बंदे थे जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। क्या नाम है? जिन्होंने गाया था आपका सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। वो गाने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग के नेता है। और मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले 1929 के इलाहाबाद अधिवेशन में मांग की थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए मांग करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग नहीं मांग रही है। मुस्लिम लीग का एक नेता ऐसी बात कर रहा है कि मुसलमानों का देश अलग से होना चाहिए। वो नेता कौन है? कौन से अधिवेशन में? कुल मिला के वो आदमी जिसने पहले कहा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां, दुनिया में सबसे अच्छा कोई देश है तो कौन सा है? हिंदुस्तान। उसने थोड़े दिन बाद गाया अच्छा भी नहीं है। और मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, उनके लिए देश क्या होना चाहिए? अलग। इस बात अब ये बात फैलने लगी मुसलमानों का देश अलग हो, मुसलमानों का देश अलग हो। तो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? क्या नाम बोलो देखे? चौधरी रहमत अली। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस लड़के ने 1933 में एक पंपलेट पब्लिश किया जिसका नाम था नाउ और नेवर। क्या नाम था? अभी नहीं तो कभी नहीं। और नाउ और नेवर में उसने लिखा कि हाँ मुसलमानों का देश अलग होना चाहिए। उसमें एक तो मिलाओ भाई साहब पंजाब, एक मिलाओ कश्मीर, एक मिलाओ सिंध, एक मिलाओ बलूचिस्तान, एक मिलाओ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो उसने कहा पंजाब, तो पंजाब का प, कश्मीर उसका क, सिंध का स, बलूचिस्तान का तान, इसलिए देश का नाम पाकिस्तान। देश का नाम। तो ये पाकिस्तान नाम देने वाला कोई आदमी था तो वो कौन था? पहली बार पाकिस्तान की मांग इंडिविजुअली यदि किसी ने की थी तो वो कौन थे? कौन से अधिवेशन में? उन्होंने कहा मुसलमानों का देश अलग होना चाहिए, पर उन्होंने नाम बताया नहीं। नाम बताने वाला बंदा कौन था? कौन सी यूनिवर्सिटी का छात्र है? कौन सा पर्चा पब्लिश करता है? पर अभी तक भी मुस्लिम लीग नहीं कर रही कि होना चाहिए। मुस्लिम लीग पहली बार कब कहती है? 1940। कब कहती है? तो एज ए पार्टी मुस्लिम लीग ने कब कहा था? 1940। एज एन इंडिविजुअल किसी बंदे ने कहा था 1929 में। वो बंदे कौन है? मोहम्मद इकबाल। इसलिए पाकिस्तान ये मानता है कि विचार कि मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, ये तो आया था मोहम्मद इकबाल के। किसके आया था? इस विचार को इंप्लीमेंट किया था जिन्ना ने। इंप्लीमेंट किसने किया? तो वो कहते हैं हमारे देश में दो बड़े हीरो है, एक तो इकबाल और दूसरे कौन? तो जिन्ना को तो जैसे अपने गांधी जी की नोट पे फोटो आती है, उनकी किसकी आती है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोलते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, एक ग्रेट लीडर, उसको क्या बोलते हैं? कायदे आजम। तो वो कभी भी जिन्ना, आप कभी पाकिस्तान के कोई न्यूज सुनो और सुनो, वो कभी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बोलते, पूरा बोलते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पूरा एक साथ नाम बोलेंगे। तो वो कहते हैं विचार, पहली बार ये आइडिया कि मुसलमानों का देश अलग हो, ये लाने वाला तो कौन है? मोहम्मद इकबाल। इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाला कोई आदमी तो वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। एक विचार है ना, और विचार को पॉलिटिकली इंप्लीमेंट करना तो अलग अलग बात है ना। तो पॉलिटिकली इंप्लीमेंट करने वाला आदमी कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रह जाएगा कि भाई आपके लाहौर अधिवेशन हो रहा है। अब दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कांग्रेस कर रही है कि हमसे बिना पूछे और हमारे को वहां पर शामिल कर लिया गया है, इसलिए हम क्या करते हैं? विरोध। और कांग्रेस क्या दे रही है? इस्तीफे। उधर जिन्ना कह रहा है कि हमें मुसलमानों को अलग देश देना चाहिए, देश होना चाहिए पाकिस्तान। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर अंग्रेज लड़ रहे हैं क्या कह के लड़ रहे हैं? क्यों कर रहे हैं युद्ध? तो अंग्रेज कर रहे हैं दुनिया में हिटलर बहुत खराब आदमी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर था, हिटलर बहुत खराब आदमी, और हम हिटलर को मिटाना चाहते हैं। हिटलर क्यों खराब आदमी है? क्योंकि हिटलर तानाशाह है, हिटलर खराब आदमी। फिर किसने कहा कि भाई साहब तुमने भी तो भारत पे कब्जा कर रखा है, तुमने भी तो अलग अलग दुनिया के अंदर कब्जा कर रखा है। अंग्रेजों का ना हमारा कोई कब्जा नहीं, राज्य मते से हम तो वहां पे क्यों इंडिया वाले तख्तियां लेके खड़े रहते हैं दिल्ली। वो कह रहे हैं हमसे बिना पूछे शामिल कर लिया। यदि तुम वहां पे अपनी मर्जी से हो तो फिर इंडिया वाले राजी क्यों नहीं है? तो इंडिया वालों को राजी करने के लिए उस समय अपना एक गवर्नर जनरल हुआ करता, उसका नाम था लिनलिथगो। क्या नाम था? लिनलिथगो ने कहा आओ भाई साहब मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेके आया। अगस्त के महीना में प्रस्ताव लाया, इसलिए नाम क्या है? क्या नाम है उसका? अगस्त रेजुलेशन, अगस्त प्रस्ताव। हेडिंग डालिए अगस्त प्रस्ताव। हाँ क्या? चौधरी रहमत अली मुस्लिम है। रहमत अली चौधरी जाति नहीं होती है, चौधरी टाइटल होता था, सबको मिलते थे। इसलिए भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के नाम क्या चौधरी लगा हुआ है। आप राजस्थान को देखेंगे, अपने जो नागौर का या अपना जो पश्चिमी राजस्थान का कोर है नागौर जोधपुर ये वाला, यहाँ पर जाटों के नाम क्या के चौधरी मिलेगा। आप थोड़ा बाड़मेर की तरफ आगे जाइए, कड़बी उस जाति के नाम क्या के चौधरी मिलेगा। आप थोड़ा पाली से जालोर इधर आइए, सिरवी उनके मिलेगा। आप आगे जालोर से थोड़ा नीचे उतरिए, आंजना उनके नाम क्या के मिलेगा। आप गंगानगर साइड में जाइए, जितनी जातियां सबके नाम क्या के चौधरी। चौधरी हर गांव में एक चौधरी हुआ करता था, ये चौधरी पोस्ट थी हर गांव में। पटेल इधर आपके पूर्वी राजस्थान की तरफ पटेल जैसे पोस्ट हुआ करती। हर गांव में राजा एक बंदे को कहता कि तुम इस गांव के चौधरी हो, इस गांव से कौन कितना टैक्स लेके आएगा उसमें तुम हेल्प करोगे हमारी, तो एक आदमी को किया जाता। फिर अब राजा का बंदा जब टैक्स लेने आता तो वो बंदा बताता भाई फलान जीता देंगे, फलान जीता देंगे, फलान जीता देंगे। चौधर करता क्या करता, इसलिए नाम क्या हो गया उसका। इसलिए आज भी मैं कहता हूं अपने दो आदमी लड़ रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आके पंचायत चौधर ना कर रहे,
तू कौन है करने वाला, कहते हैं ना, क्योंकि तू कौन है भाई साहब चौधरी बनने वाला, हमारा मामला है, हम सेलेक्ट लेंगे यार इसके अंदर। तो चौधरी पहले पोस्ट हुआ करती थी, धीरे धीरे वो बाद में जाति सूचक हो गई कि भाई एक चौधरी था, उसके परिवार वाले लोगों ने लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरी जाति के नाम पर आ गया। अगर आप हरियाणा में मुख्यमंत्री बने चौधरी भजनलाल बिश्नोई, हरियाणा मुख्यमंत्री थे, वैसे वैसे मुसलमानों में भी, वो पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बन गए, तो नाम करके चौधरी था तो उधर भी लग गया। तो आप खूब सारे पाकिस्तान में तो अभी तक भी खूब सारे ऐसे नाम देखोगे जिनके नाम क्या लगा मिलेगा आपको, हिंदुओं के खूब सारे सरनेम देख लोगे आप जो उधर लगे हुए मिलेंगे। ऐसे कैसे ठाकुर है ना, ठाकुर पोस्ट थी कि गांव में एक आदमी होता, उसको क्या घोषित किया जाता, ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर थे तो बंगाली, पर नाम उनका रविंद्रनाथ है ठाकुर। अंग्रेजों से ठाकुर बोला नहीं गया, अंग्रेजों ने कहा ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर 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 करते करते बना गए टैगोर। टैगोर नाम का कुछ नहीं होता, वो नाम तो था रविंद्रनाथ ठाकुर, वो करके उसका रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार के जो नाम अभी देखो, आपने सुना हो तो कि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है ना, वो बिहार के थे, तो उनके नाम के ठाकुर लगा हुआ है। ये ठाकुर टाइटल हुआ करता था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को दिया जाता है, वैसे वैसे चौधरी मुसलमानों को मिल जाएगा। यही बात पूछना चाह रहे थे, थैंक यू। बोलो, हाँ बोलो। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग राष्ट्र है ना, पर वो एग्जैक्टली मुसलमानों का अलग देश दो वैसा कुछ नहीं। उसने कहा था इनकी संस्कृतियां अलग अलग इसलिए साथ नहीं रह सकते। बीजारोपण करने वाला आदमी वो भी था, वो तो और जोरदार आदमी थे। उन्होंने पहले कहा था कि भारत माता एक सुंदर दुल्हन है, हिंदू और मुसलमान उस सुंदर दुल्हन की दो सुंदर सुंदर थोड़े दिन बाद फूट गई। भाई सुंदर आंखें नहीं है, हिंदू अलग है मुसलमान, और भाई साहब आंखें छोड़ो देश है, हिंदू एक अलग देश है, मुस्लिम एक, इनकी संस्कृतियां आपस में मैच खाती और बात भी सही थी। सर सैयद अहमद खान वाली वो तो क्या है, अब अपने देश में हिस्ट्री को उस प्रकार से पढ़ा जाता है जी, अपना देश एक सेक्युलर देश है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं भाई हम इस प्रकार नहीं थे, हम तो मिलजुल के रहते थे, भाई भाई की तरह रहते थे। बाकी कतई कभी हम भाई भाई की तरह नहीं रहे, उल्टा अब रहते हैं। अब फिर भी संबंध अच्छे हैं, पहले कभी संबंध अच्छे नहीं थे। ये तो क्या अपनी हिस्ट्री में पूरा वैसे लिखा हुआ है कि हमारी हिस्ट्री का बिगाड़ करने वाले अंग्रेज थे, तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा करने का काम किसने किया, अंग्रेजों। उससे पहले खाई नहीं, बीच के अंदर समुद्र था, हमें आपस में कभी एकता वाली बात है नहीं, पूरा मध्यकाल युद्धों में बीता यार हमारा, पूरी मिडिवल। वो लोग जो अपने इतिहास से नजरें चुराते हैं ना, अपने इतिहास को सही ढंग से स्वीकार नहीं करते, उनका भविष्य बड़ा खराब होता है। हमारे साथ में दिक्कत है कि हम हिस्ट्री को एक्जैक्टली स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। हम इस बात हमें स्वीकार करना चाहिए, पहले थे खराब, रिश्ते अच्छे नहीं थे हमारे पास, सुधार लेंगे, गलतियां स्वीकार करेंगे तभी तो सुधार की गुंजाइश है। उल्टा हम कहते हैं सब पहले हमारे में बहुत अच्छे थे, आजकल खराब होते जा रहे हैं। कहां अच्छे थे यार, एक दूसरे के आते जाते नहीं थे लोग, इतने खान पान का व्यवहार नहीं था आपस के अंदर, युद्ध तुम्हारे चल रहे थे, पूजा पद्धतियां अलग अलग थी, एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का बाकायदा मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। एकता कब थी, कैसे थी? अब है उल्टा। अब आपके अलग अलग धर्मों के दोस्त हैं, हम साथ में भी रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार भी मना लेते हैं, जानते हैं उनके बारे में, फिर भी थोड़ा ठीक हुआ है, पहले कतई ठीक नहीं थे। पर फिर भी क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, पहले हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, अंग्रेजों ने आके हमें बिगाड़ दिया। सर सैयद अहमद खान, यार तुम ठीक छोटे टाबर थे कि अंग्रेजों ने आगे तुम्हें बिगाड़ दिया, चॉकलेटें खिलाई तुम्हें बिगाड़ दिया यहाँ पे, है ना। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग राष्ट्र, तो सही कहा उसने। अलग अलग राष्ट्र का मतलब अलग अलग कल्चर, और कल्चर तो है वैसा, उस धर्म की कल्चर अलग थी, हमारे धर्म की कल्चर अलग। कारण थे भारत में पैदा होने वाले जितने धर्म है उनकी कल्चर एक जैसी है, हिंदू बौद्ध जैन सिख सारे के सारे एक जैसे धर्म है, कहते कोई अंतर है नहीं। जो बाहर से धर्म है, जो भारत के थे ही नहीं, उनकी कल्चर अलग ही होगी। इस्लाम भारत का था ही नहीं, बाहर से आया, ईसाई भारत के थे ही नहीं, बाहर से, तो उनकी कल्चर अलग है। वरना आपने कहा जैन सिख बौद्ध में और हिंदुओं में फर्क नहीं पता चलता। बौद्धों ने कहा हमारे भगवान बुद्ध है, हिंदुओं ने कहा भगवान विष्णु के 9वें अवतार है वो भाई भगवान विष्णु के 10 अवतार है, 9वें अवतार कौन है? बुद्ध। मानो भाई बुद्ध जी को मान लो, बुद्ध जी राजी है अपने, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। जैनों के पहले जो भगवान है वह ऋषभ देव जी। अपने उदयपुर में बहुत बड़ा मंदिर है ऋषभ देव जी, है ना, नाम ही ऋषभ देव जी उस जगह का। भील सारे कहते हैं हमारे केसरिया जी है, सारे के सारे भील जाते हैं, केसर चढ़ाते हैं वहां पे, भील कहते हैं केसरिया जी है, जैन कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी, सारे जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। जैन हिंदुओं वाले मंदिरों में चल जाते हैं, हिंदू है जो जैनों वाले मंदिर में चले, ये सिखों का। दिवाली होली सबके मजहब मनाते हैं, इसलिए भारत का संविधान कहता है कि जहां पर हिंदू लिखे वहां पर जैन बौद्ध और सिख भी शामिल मान ली जाए, क्योंकि हम भारत भूमि के धर्म है। हमेशा संस्कृतियां जो होती है ना, वो धर्म पे डिपेंड नहीं करती, क्षेत्र पे करती है। जिस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे उनकी कल्चर उस प्रकार की होगी। हमारे इस क्षेत्र के जो लोग थे उनकी कल्चर इस प्रकार की, इसलिए इस्लाम और ईसाई भी बाहर से आए, लेकिन उन पर हमारा इतना असर है कि उनमें भारतीय संस्कृति घुसी भी है। कि इस्लाम ये कहता है जाति नाम की कोई चीज नहीं होती, जाति नहीं, जाति हिंदू धर्म ही है, बाकी धर्मों ने कहा भाई जाति नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस्लाम में पूरी दुनिया में जातियां नहीं है भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत में जो हिंदू थे वही तो बने, तो हिंदू की कोई ना कोई जाति तो थी, वो मुसलमान बना तो जाति साथ में लेके गया। इसलिए जाति वो चीज है जो कभी नहीं जाती है, हमेशा आपके साथ में रहती है। इसलिए कोई हिंदू चौधरी था, मुसलमान बन गया तो मुसलमानों में चौधरी है, बस नाम ये था, पहले चौधरी राम सिंह रहा होगा, अब चौधरी रहमत अली है, यही तो फर्क है, उसके नाम चेंज हुए और नाम ही नहीं हुए। तो पहले अपने स्टूडेंट आता था, वो एक दिन मैं उसका कार्ड देखूं, पापा का नाम रणवीर, मैंने कहा ये कैसे? तो उसने कहा पापा का रणवीर है, अपने मेरे दादाजी का इसी प्रकार का, उसने कोई नाम बताया, दूसरा हिंदू नाम बताया। तो मैंने कहा तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारे तो ये मुस्लिम नाम है बाकी। उसने कहा सर मेरे वाले में जाके असर है, मेरे वाले हमारे सारे नाम ऐसे ही हैं। दूसरे जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के नाम थे उस प्रकार के लोगों ने रखने शुरू कर दी।
है ना। तो हमेशा संस्कृतियां होती है वो क्षेत्र पे डिपेंड करती है। मैं जिस गांव में शुरुआत में बचपन भी था वो सिखों का गांव था। सिखों के नाम ऐसे होते हैं राजवीर, परमवीर, सुखवीर, इसलिए मेरा नाम ऐसा, मेरे से छोटे भाई का नाम जयवीर रखा कि पापा अब वो सिखों के पास में रहते, उन बच्चों के नाम देखते, उन बच्चों के नाम इसी प्रकार के थे, तो हमारे भी इसी प्रकार के नाम रख दिए गए। सिखों में लड़कियों के नाम के भी ज्यादातर लगाते हैं दीप, अमनदीप, संदीप, परमदीप। तो मेरी कजन सिस्टर हमारे साथ रहती, उसका नाम है रेणु, पापा ने कह दिया रेणुदीप। वो असर था उनका सब पे। हमेशा संस्कृतियां उस क्षेत्र के आसपास की होती है, उन पे डिपेंड करती है। तो वो हमेशा हंसती है कि नाम तो छोटा ही था लेकिन लंबा कर दिया उनके चक्कर में आपने मेरा वहां पे, क्यों हमारे पास वहां पढ़ती थी, स्कूल में नाम लिखवा रहे थे, सब बच्चों को वैसे नाम देखे। इसलिए संस्कृतियां धर्म पे डिपेंड नहीं करती, संस्कृतियां किस पे करती है, क्षेत्र पे। इसलिए पाकिस्तान के सारे मुसलमान पंजाबी बोलते हैं, पाकिस्तान के सारे मुसलमान, क्योंकि पंजाब के टुकड़े हुए, पंजाब उधर गया, पंजाब की भाषा पंजाबी है, सिखों की भाषा पंजाबी थोड़ी है। पंजाब में हिंदू भी रहेगा पंजाबी बोलेगा, पंजाब में मुस्लिम भी रहेगा पंजाबी बोलेगा, पंजाब में सिख भी रहेगा तो क्या बोलेगा, पंजाबी बोलेगा सारा। अपने यूं माने कि सिखों की भाषा पंजाबी नहीं, वैसा पंजाब की भाषा पंजाबी। मैं सिख कोई अलवर रहने लग जाएगा तो अलवर वाली बोलने लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा धर्म का प्रभाव आएगा, चूंकि वो अपनी किताबें पंजाबी में पढ़ता है, उनका गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी में, उसको पंजाबी आएगी, पर वो अलवर वाले भी जानेगा। कोई साउथ इंडिया के अंदर जाके सिख रहेगा तो वहां तमिल तेलुगु जो चल रही वो बोलेगा। राजस्थान का बंदा केरला में रहता तो मलयालम नहीं बोलता क्या है, क्योंकि उसकी संस्कृति वो है। तो जहां की संस्कृति वैसे ही उसकी कल्चर, वो जैसे वहां क्षेत्र वैसी उसकी क्या हो जाती है, संस्कृति वैसी उनकी हो जाती है कल्चर। इसलिए मैंने दिन पहले ही कहा था, उर्दू भारत की भाषा है, मुसलमानों की नहीं। उर्दू भारत की भाषा है, भारत के बाहर कोई नहीं जानता उर्दू को। यदि मुसलमानों की भाषा होती फिर तो अफगानिस्तान वाले मुसलमानों को आनी चाहिए। इसलिए उर्दू भारत की भाषा है, बस वो लिखी वैसे जाती है जैसे मुसलमानों की अरबी लिखते हैं, इसलिए वो मुसलमानों जैसी लगती है। बाकी आप और मैं पूरे दिन उर्दू ही बोलते हैं, सारे दिन। आप कब कहते हो कि आप अपने दोस्त को थोड़ी कहते हो यार तुमने आज मुझे प्रतीक्षा करवा दी, इंतजार करवाया है। आप डेली कहते हो यार अखबार पढ़ लिया, आपने कब कहा मैंने समाचार पत्र का वाचन कर लिया। आप मैं आपसे पूछा अरे आज क्या तारीख हो गई, मैंने कभी पूछा आपसे आज क्या दिनांक हुई है। तारीख, तारीख किसका शब्द है, उर्दू का शब्द है। इंतजार आप अभी भी फिल्मों में देखते हैं, और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, बाइज्जत और बरी दोनों फारसी है भाई साहब। तो आप हम पूरे दिन में इतनी उर्दू बोल जाते हैं हमें खुद कोई पता नहीं है, सारे दिन उर्दू के खूब सारे वर्ड लेते रहते हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी एक साथ निकली हुई भाषा है। इसलिए हिंदी के शब्द उर्दू में आ गए, उर्दू के शब्द किसमें आ गए, हिंदी में आ गए। तो आप पहले बड़ी बात है। चलो हाँ, सारे कायम खानी क्यों, सारे भाई भारत में 99% जो भी अन्य धर्म के लोग हैं वो एक धर्म से निकले हुए, अलग से कहां से आएंगे। यहां रहने वाले लोग थे वही, मैं हूं भाई, मैं राजवीर हूं, मैं हिंदू हूं। मुझे आज शाम को घर पे जाके लगेगा अपने को सिख बनना चाहिए, अपने लंबे बाल बढ़ाए, नाम राजवीर सिंह है, राजवीर सिंह रह गया, लंबे बाल अपने सिख हो गए। थोड़े दिन बाद अपने लगेगा नहीं भाई साहब अपने सिम चेंज करेंगे, अना पोर्ट करवाते हैं, अपने बुद्ध बनेंगे और अपने भाषा भिक्षु बन गए, है ना, और अपना नाम और आप उस टाइप का रख लिया। थोड़े दिन बाद मुझे लग रहा है ईसाइयों वाला मामला सही, एकदम चर्च जाओ घंटी बजाओ राजी एकदम। मैंने कहा अपना नाम रोजर है, अब राजवीर ने अपना नाम क्या आ गया, रोजर आ गया। जैन बन जाओ, मैं मुस्लिम बन जाओ तो रहमत अली नाम। ये यही तो चेंज है। मैं तो ये और कहता हूं हमेशा कि मान लो मैं हूं, जैसे है ना किसी का एग्जांपल मैं हूं, मैं आज ईसाई बन गया, तो क्या मेरे में ईसाई बनते ही कोई ईसाइयों की सारी बातें थोड़ी आ जाएगी। क्या मैं कल आते ही आपको बाद में गुड इवनिंग नहीं बोलूंगा शाम को, मैं ये तो है नहीं कि आता ईसा मसीह की जय हो ये बोल दूंगा। मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा ना। 2, 3, 4, 5 पीढ़ी बाद में मेरे परिवार में थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। तब तक केवल इतना आएगा कि अब मैं मंदिर चला जाता हूं, बाद में संडे को चर्च चला जाऊंगा। इसके अलावा मेरे में किसी बात का कोई परिवर्तन आएगा नहीं। इसलिए परिवर्तन बहुत धीरे 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 आते हैं। और यदि वहां पे रहने वाली मेजोरिटी के लोग दूसरे हों तो परिवर्तन दिखाई भी नहीं देते। मेजोरिटी में जो लोग होते हैं उन्हीं का वो प्रभाव पड़ा रहता है। फिर आपका धर्म चेंज हो गया लेकिन फिर भी दूसरे प्रकार की चीजें आप में दिखाई देती, पूजा पद्धतियां बदलती है। फिर वो इंडोनेशिया वाला एग्जांपल दिया होगा ना मैंने कभी आपको। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान किसी देश में रहते हैं, कहां रहते हैं, और सबसे अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती है। आप इंडोनेशिया कभी जाए तो इंडोनेशिया के अंदर आपको किसी सर्किल पे, अपने सर्किल पे अपने जाते हैं तो भाई गांधी जी की मूर्ति है, भगत सिंह जी की मूर्ति है ना, इंदिरा गांधी जी की मूर्ति, नेताओं की मूर्तियां मिलती है। आपको इंडोनेशिया में किसी सर्किल पे लगेगा घटोत्कच की मूर्ति है। इंडोनेशिया की सर्किल पे गरुड़ की मूर्ति है, भगवान विष्णु का वाहन कौन सा, गरुड़। वहां पे किसी पे लगे अंगद, बाली के बेटे अंगद, तो पांव गड़ा दिया था ले जाके, उनकी हनुमान जी की मूर्ति है। समुद्र मंथन हो रहा है वहां पर। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है ना कि मैं एक बार इंडोनेशिया गया था और वहां के वो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि शाम को आना, हम आपको एक कार्यक्रम दिखाएंगे। मैं कार्यक्रम में गया और कार्यक्रम में मैंने कार्यक्रम देखते कहा ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और ये तो रामलीला हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी राम जी को मानते हैं, हम भी रामलीला करते हैं। मैंने कहा तुम राम जी को क्यों मानते हो, राम जी तो हमारे। उन्होंने कहा राम जी हमारे कैसे नहीं है, हमने धर्म बदला है, पूर्वज थोड़ी बदले, धर्म चेंज हुआ है, पूर्वज थोड़ी चेंज हुए हैं। पूर्वज राम जी है, राम जी रहने, बस वही है। मैं यदि आज ईसाई बन जाऊं तो मैं चर्च जाने लग जाऊंगा, पर राम जी तो मेरे यदि पूर्वज रहे तो राम जी रहेंगे। मेरे बाप दादाओं को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, बस वो की वो बात है। वाजपेयी का एक और भाषण है कि मैं अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान के जिस होटल में मुझे रुकवाया गया उस होटल का नाम था कनिष्क, और मैंने उनसे वापस पूछा कनिष्क का तुमसे क्या लेना देना है, कनिष्क तो हमारा राजा था। उसने कहा नहीं तुम्हारा नहीं था, कनिष्क अफगानिस्तान का राजा था। कनिष्क का इलाका ही वो था, सिल्क रूट पे कब्जा था कुषाणों का, तो यहाँ का राजा था। ठीक है, हमने धर्म बदल लिया। इसलिए पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया। पाकिस्तान ने दिन पहले बताया था, पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री वैसे पढ़ाता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पाकिस्तान की सिंध में स्थापना की।
कहां पर स्थापना की? 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने एक अलग मुस्लिम देश की स्थापना की। कालांतर में गजनवी ने उसका प्रसार किया। कालांतर में गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुस्लिम देश को दिल्ली तक पहुंचा दिया। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक उसे दक्षिण भारत तक लेके चले गए और पूरे इस उपमहाद्वीप के अंदर एक मुस्लिमों का देश हुआ करता। बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने इस मुस्लिम देश पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद मुस्लिम जो थे उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। उस मुस्लिम लीग ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा, लेकिन उस देश में एक और पार्टी थी, उसका नाम था कांग्रेस। और उस कांग्रेस नाम की पार्टी ने अंग्रेजों को कहा कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, और अंग्रेजों ने उस मुस्लिम देश के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और एक, उनकी हिस्ट्री यह है। वो 7 से 12 से शुरू करते हैं, 712 से पहले वाली हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं है। अब यदि वो 712 से पहले वाली हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं, फिर कनिष्क कैसे बता पाएंगे? यदि आप 7 से 12 नहीं पढ़ाओगे तो आप कैसे बता पाओगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के वो महान लोग पाकिस्तान में पैदा हुए थे? है तो पाकिस्तान के इलाके वो, पर आप अपने बच्चों को ये कभी प्राउड फील ही नहीं करवा पाते। इसलिए उनका इतना दिमाग खराब हुआ कि भारत ने एक मिसाइल बनाई, पृथ्वी मिसाइल बनाई, पृथ्वी, त्रिशूल, आग, है ना, अग्नि, इस प्रकार की। भारत ने पृथ्वी बनाई तो पाकिस्तान वालों ने बना दी गोरी, कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे भी थी? गोरी। तो उन्होंने कहा उधर से पृथ्वी आएगी तो हमारे कौन भिड़ रहे? तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इतिहासकार है हसन निसार, आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, तो वो बंदा कहता है कि यार हमारे देश में गोरी को हीरो मानते हैं। गोरी अफगानिस्तान का राजा था, उसने पाकिस्तान को सबसे अधिक लूटा है। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होंगे तो सबसे पहले अटैक कहां होंगे? तो सबसे अधिक लूटा कौन जाएगा? पाकिस्तान। हम लुटेरे को हीरो बनाते हैं, हमारा देश गजनवी को हीरो मानता है। जो देश अपने बच्चों को, लुटेरों को महिमा मंडित करता है, लुटेरों को हीरो के रूप में पेश करता है, वो देश ये उम्मीद करे कि उसके बच्चे दिमाग वाले पैदा होंगे। कैसे होंगे? और बात भी सही है, आप बहुत गलत तरीके से कर रहे हो ना उन चीजों को, तो ये है, तो ये चीजें वैसे चेंज। अब हुआ क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत वाले अंग्रेजों का सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हम नाराज हैं कि हमसे बिना पूछे अंग्रेजों ने और वहां पर हमारी सेना भेज दी। तो अंग्रेज अपने को राजी करने के लिए प्रस्ताव लाए थे, और अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है बताओ। हमने कहा हमसे पूछा ही नहीं, हमसे बिना पूछे हमारी सेना भेज। अंग्रेजों ने कहा आप पूछ ले। तो अंग्रेजों ने कहा एक बनाई जाएगी युद्ध सलाहकारी समिति, कि अब युद्ध में तुमसे सलाह लेंगे, हर बात तुमसे पूछेंगे, करेंगे नहीं करेंगे युद्ध, तुम कह देना करना है तो कर लेंगे, तुम कह देना नहीं करना है तो। युद्ध तो शुरू हो गया, शुरू होने के बाद हमसे करेंगे क्या बना देंगे तुम्हारी युद्ध सलाहकारी समिति। और अंग्रेजों ने कहा और हम अब भारत को आजादी देंगे, हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट का मतलब है बस तुम्हें यह मानना है कि तुम्हारे देश का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन का राष्ट्रपति, जो क्राउन होता है वो है, इसके अलावा सारे के सारे तुम्हारे पास, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे प्रांत, सब स्वायत्तता, बस मोह मोह के धागे, थोड़ा सा अपना जुड़ाव रहेगा, और वो जुड़ाव है कि हमारा क्राउन तुम्हारा भी क्या होगा? क्राउन। हमने कहा डोमिनियन स्टेट तो कब क्या बनाओगे तुम? उन्होंने कहा और हम बताते हैं, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती है उसमें मंत्री भी तुम्हारे क्या बनाएंगे? ज्यादा। तो हमने कहा भाई जब हम डोमिनियन बनेंगे, अलग देश बनेगा, तो फिर हमारा संविधान भी होना चाहिए। हाँ भाई साहब, भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। अब तक तो हम कर रहे थे, साइमन कमीशन आके बना रहा है, 35 का अधिनियम हम पारित कर रहे हैं, अब तुम तुम्हारा खुद ही बना लेना। तो भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इन्विटेशन पीले चावल देंगे, तुम्हारा हमारे पास बैठ के संविधान बनाना। सारी बातें कांग्रेस जैसी बातें। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमसे बिना पूछे क्यों कर दिया, तो कह दिया भाई तुमसे क्या ले लेंगे सलाह। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री हमारे कम होते, तो वो कहते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में तुम्हारे मंत्री क्या होंगे? ज्यादा। कांग्रेस कहती है कि हमें आजाद करो तो हम तुम्हें क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट। कांग्रेस कहती है कि संविधान हमारा नहीं है, तुम अपना संविधान लागू कर देते हो, तो कहा कि संविधान बनाने के लिए तुम्हें क्या कर लेंगे? आमंत्रित। तो जिन्ना नाराज हुआ, जिन्ना ने कहा अच्छा मतलब सारा इनको दे दोगे, हम तो वैसा भी तालियां बजाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत कर, कोई भी समझौता बिना अल्पसंख्यकों की समझौते सहमति के लागू, जब तू राजी होगा तो ही समझौते पे साइन होंगे, वरना किसी भी समझौते पे साइन है। तो अल्पसंख्यकों की माइनॉरिटी जो भी है उसकी सहमति के बिना कोई भी समझौता लागू नहीं किया जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, इतनी माथापच्ची करो कि संविधान बनाओ, डोमिनियन स्टेट के कागज तैयार करो, मंत्री बनाओ, और लास्ट में जिन्ना कह देगा लागू नहीं करना। एक आदमी मना करेगा और तुम उसको लागू नहीं करोगे, अल्पसंख्यकों को वीटो दे रहे हो। तो क्या दे रहे हो? फिर ये राजी क्यों होगा हमारी किसी बात पे? और जिन्ना को राजी करने के लिए कहा कि तेरे से बिना पूछे कोई भी समझौता लागू। हम कहते हैं चलो अच्छी बात है इसके अंदर कि पहली बार तुम कह रहे हो डोमिनियन तो देंगे, पहली बार तो युद्ध सलाहकारी समिति की बात तो कर रहे हो, कम से कम तुम पहली बार तुम बात कर रहे हो कि भारतीय अपना संविधान खुद बने। पर हम करेंगे नहीं भाई साहब, अब हम आगे बढ़ गए, अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इज्जत चाहिए भाई साहब, मिर्जापुर पूरा अपना होना चाहिए, उसमें कोई चेंज होना। हम करेंगे भाई साहब, हम 1929 से पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, तुम अभी तक हमें क्या दे रहे हो? अभी तक डोमिनियन। और किसको क्या समझ रखा है तुमने? तुम कह रहे हो भारतीयों को बहुमत हो जाएगा, तो 35 का अधिनियम में ही है, फिर नया क्या लेके? नया लेके आओ भाई साहब। और ये क्या लास्ट वाला कि बिना जिन्ना से पूछे कोई भी समझौता लागू, तो फिर साफ साफ कह दो कि जिन्ना जो कहेगा वो लागू करना है। तो जिन्ना को इसका मतलब तुम क्या दे रहे हो? बेटो। इसका मतलब कुल मिला के अंग्रेज हमें राजी करने के लिए प्रस्ताव लेके, लेकिन हम इसे राजी। अब साहब क्या किया जाए कि हम कह रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो होना नहीं चाहिए, और उधर जो है अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर में तुम्हें शामिल कर दिया, हम तुम्हें देखो प्रपोजल दे रहे हैं, तुम राजी हो जाओ, लेकिन हम उसे राजी नहीं। अब क्या करें? तो यदि आप सरकार से राजी नहीं हो तो आपके पास तरीका है आंदोलन। तो सरकार के खिलाफ क्या करना चाहिए? आंदोलन। पर यहां पर आके अपने कांग्रेस में फिर दो धड़े बन गए, और कांग्रेस में क्या देश में दो धड़े बन गए। एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, साम्यवादियों का धड़ा। किसका धड़ा? जो कम्युनिस्ट जो लोग थे, जो साम्यवादी थे, वो कहते भाई साहब बड़ा आंदोलन करो, क्योंकि इस समय अंग्रेज हिटलर के खिलाफ फंसे हुए। हिटलर भाई साहब दे दनादन लंदन पे बम मार रहा था, भयंकर बम मारे उसने लंदन के ऊपर, और लंदन तबाह कर रखा था उसने कहा लंदन वाले तो हाथाजोड़ी पे हैं और हिटलर उनको मार रहा है भयंकर, और अपने यहाँ पे भारत में करते हैं आंदोलन। अब यदि अंग्रेज अपने आंदोलन को दबाने के लिए आए तो हिटलर लंदन पे कब्जा कर लेगा,
और यदि हिटलर ने लंदन पे कब्जा कर लिया तो अपने वैसे आजादी, इंग्लैंड तो खुद ही गुलाम हो गया तो अपने आजाद हो जाएंगे। और यदि अंग्रेज हिटलर के खिलाफ ही लग रहे अपने को दबाने के लिए है तो अपने खुद आजाद हो जाएंगे। दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए अपने को तो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, अपने को वर्ल्ड वॉर पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। एक है गांधी जी, गांधी जी कहना तो नहीं, आंखें बंद नहीं कर सकते भाई साहब इससे। कई बार सवाल ये नहीं होता कि अच्छा कौन और बुरा, कई बार सवाल ये होता है कि कम बुरा कौन और अधिक बुरा। हिटलर अधिक बुरा है, हिटलर का मरना आवश्यक है, हिटलर मरना चाहिए। और अंग्रेज मार रहे हैं तो हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो कैसे साथ दें? हम तो अंग्रेजों के खिलाफ खुद ही आंदोलन की बात कर रहे हैं कि साथ ऐसे देना है कि अपने को अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं करना। क्यों बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करना? क्योंकि बड़ा आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज अपने को दबाने के लिए आएंगे, और अंग्रेज दबाने के लिए आएंगे तो हिटलर जीत जाएगा। दुनिया थू थू करेगी भाई साहब कि उस दिन यदि इंडिया आंदोलन नहीं करता तो हिटलर को मार देते। इंडियन आंदोलन के इस चक्कर में हिटलर जिंदा रह गया, और हिटलर जिंदा रह गया ना फिर तुम्हें मारेगा। आज इंग्लैंड को मारा, अगला नंबर तुम्हारा आएगा। इसलिए हिटलर का मरना जरूरी है। तो क्या करेंगे हम छोटा आंदोलन करेंगे। तो फिर छोटा ही क्यों करना, करो मत करना ही। हम दुनिया को ये बताएंगे कि देखो हम हिटलर के खिलाफ है, पर इसका मतलब ये नहीं अंग्रेजों के साथ है, हम अंग्रेजों के भी खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हिटलर के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज करेंगे हिटलर ने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, समाप्त। तो वो तो हमारे भी नहीं है, हमारे भी तो डेमोक्रेसी लागू करवाओ। तो इंग्लैंड दोगली बातें करता है, जो बातें यूरोप में करता है उनको भारत में लागू नहीं करता है। यूरोप में डेमोक्रेसी की बात करता है लेकिन भारत में डेमोक्रेसी को लागू नहीं करता है। तो दो धड़े बन गए, एक धड़ा किसका, साम्यवादियों का, एक धड़ा किसका, गांधी जी का। साम्यवादियों का आंदोलन कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिटलर और अंग्रेज दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, अपना उनसे कोई लेना देना नहीं है, और अपने को अपनी पूरी पावर लगा के इस समय करना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज फंसे हुए वो अपने भी ध्यान नहीं दे पाए। गांधी जी कहना है कि नहीं, अपने को बड़ा आंदोलन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हिटलर मानवता के लिए खतरा, ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, उसका मरना जरूरी है। तो हमें कैसा आंदोलन करना चाहिए, छोटा छोटा आंदोलन करके हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज जो बातें यूरोप में लागू करना चाहता है उनको भारत के अंदर लागू करता। गांधी जी कहना है बड़ा आंदोलन करना नहीं है, साम्यवादियों कहना बड़ा आंदोलन करना है। गांधी जी कहना है बड़ा आंदोलन करेंगे तो अंग्रेजों की शक्ति दो भागों में बढ़ जाएगी, और बढ़ गई तो कौन जीत सकता है, हिटलर, और हिटलर जीत गया तो मानव शांति के लिए खतरा है। साम्यवादियों कहना है कि ना भाई साहब, हिटलर और अंग्रेजों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, एक सांपनाथ और एक नागनाथ है। एक सांपनाथ है, दूसरा दोनों डसते हैं भाई साहब, दोनों डंक मारते हैं, दोनों ही खराब है अपने लिए। तो अपने को तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, बड़ा आंदोलन करना चाहिए, और देश को क्या दिलाने देते, आजाद। और उन दिनों बापू का डंका बजता था, इसलिए बापू की चली। हमने बड़ा आंदोलन नहीं किया, हमने आंदोलन कैसा किया, छोटा। कैसा किया? और उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम था? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, सिंगल बंदा आंदोलन करेगा भाई साहब, एक आदमी आंदोलन करेगा। ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता, भीड़ होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की होगी तो अंग्रेजों को अपनी फौज पुलिस इधर लगानी पड़ेगी, इधर लगानी पड़ेगी, तो बात दिक्कत हो जाएगी। सत्याग्रह को सत्याग्रह, व्यक्तिगत को व्यक्तिगत, इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह लिख लो। सत्याग्रह ये गांधी जी की टर्म है, अंग्रेजी में केवल वही टर्म है जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों ने सत्याग्रह किया ही नहीं, उनके शब्द कहां से आएगा, है ना? अंग्रेजी में केवल वे शब्द है जो अंग्रेजों के काम में थे, इसलिए चिमटा अंग्रेजी में चिमटा ही है। उनके रोटियां सेकने वाला काम ही नहीं था, उनके चिमटे वाला सिस्टम ही नहीं था वैसा। इसलिए अपने जो सब राबड़ी राबड़ी है, आप अंग्रेजी में राबड़ी को दूसरा सब थोड़ी बना सकते हैं उसका, तो वो बाद में उधर वैसे वैसे हो जाते हैं, वैसे वैसे। इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। क्या बोलते हैं? ये कहा गया था एक एक आदमी जो है वो आंदोलन करेगा, बाद में कहां पर चलेंगे, अपने दिल्ली। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पवनार, कौन सी जगह? तो ये आंदोलन पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया? पवनार आश्रम। अपने भारत के बहुत बड़े नेता थे, गांधी जी के सहयोगी थे, विनोबा भावे। कौन थे? ये उनका था। तो सबसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक एक आदमी सत्याग्रह करेगा, तो सबसे पहले सत्याग्रह पे बैठे थे विनोबा भावे, वो पवनार के थे। इसलिए आंदोलन भी कहां से शुरू हुआ, पवनार। अच्छा, हमने छोटा क्यों किया? तो मैंने बता दिया, छोटा इसलिए किया ताकि अंग्रेजों की शक्ति कम ना हो और देश में किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। क्या ना फैले? अराजकता समझते हो कि जब पुलिस ध्यान नहीं दे, राज नहीं होना। राज का मतलब है शासन सही चलना, राज नहीं होना, अराज, इसका मतलब राज नहीं है, पुलिस का शासन नहीं है, अनार्की फैल जाना, अराजकता। तो गांधी जी नहीं चाहते देश में अनार्की हो, गांधी जी नहीं चाहते अंग्रेजों की शक्ति कम हो। फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेज भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करता नहीं। और वास्तव में विश्व समुदाय के पास मैसेज गया। उन दिनों अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता रूजवेल्ट। क्या नाम था? क्या नाम था? और चीन का राष्ट्रपति था चांग काई शेक। क्या नाम था? अमेरिका का राष्ट्रपति तो कौन है? रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट। जो आपका चाइना का राष्ट्रपति कौन है? चांग काई शेक। क्या नाम है? चाइना वाला नाम ऐसे होता है। और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, चाइना का राष्ट्रपति चांग काई शेक, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट। इन दोनों ने चर्चिल को कहा कि भैया चर्चिल, हम तेरे साथ खड़े हैं, इंग्लैंड कह रहा है जर्मनी के खिलाफ लड़ो, हम लड़ रहे हैं। पर क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि तूने कहा था कि हम जर्मनी में क्या स्थापित करना चाहते हैं? डेमोक्रेसी। तो भारत में तो हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। अच्छा, घर के अंदर तो डेमोक्रेसी दे ही नहीं रहे, और जर्मनी में तुम क्या स्थापित करवा रहे हो? डेमोक्रेसी। डूंगर बलता दिखा है, पग बलता दिखाई नहीं। डूंगर बलता दिखा है, डूंगर मतलब पहाड़, पहाड़ों पे आग लगी हुई वो तो दिखाई दे रही है, पग बलता दिखेगी नहीं, पैरों में आग लगी वो तुम्हें दिखाई। जर्मनी में तुम्हें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, भारत वाली नहीं दिख रही। इन दोनों ने दबाव डाला चर्चिल ने कहा चलो ठीक है, और राजी कर इंडियंस को। हमें नहीं पता ये आंदोलन चल रहा है, बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, ये तक न्यायालय लेके खड़े व्यक्तिगत सत्याग्रह की, और पूरी दुनिया कर रही है। इस तुम झूठे लोग हो, जर्मनी में जिन बातों को लागू करना चाहते हो उनको भारत में लागू करते। तो चर्चिल ने कहा चलो भारतीयों को राजी करने के लिए हम एक बंदे को भेज रहे हैं, उस बंदे का नाम था क्रिप्स। क्या नाम था? इसलिए भारत आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का नाम तो सुन ही रखा आपने, बचपन से पढ़ते आए। तो बताओ क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? हाँ, पढ़ते आए तुम बचपन से, कितने थे?
कितने सदस्य थे? क्रिप्स मिशन एक सदस्य आयोग था, मस्त आदमी था क्रिप्स। यूं इंग्लैंड की सरकार में वहां संसद के अंदर अपने मामले उठाता था, इंडियंस का बड़ा पक्ष लेता, पार्लियामेंट में बताओ इंडिया को ये दे दो, इंडिया को ये दे दो। तो इंग्लैंड की सरकार ने कहा इसको भेजो रे, ये इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। इंडिया वाले भी राजी, और अपने बड़ों ने कहा भाई आ गया ब्रो, क्रिप्स आया अपना एकदम। उसने गांधी जी को बुलाया, आओ गांधी जी बात करते हैं। और क्रिप्स ने कहा कि भाई क्यों क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं यार, क्यों चिंता करते हो। और अपने और उसने कहा अभी थोड़े, तो हमने कहा कि हमसे भी ना पूछे सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया हमें। तो क्रिप्स ने कहा यार अभी अगस्त प्रस्ताव लाए तो थे, अगस्त प्रस्ताव में सारी बातें की थी। तो अपने वालों ने कहा सुन क्रिप्स, अगस्त प्रस्ताव में तुमने क्या कहा कि हम भारत को क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेट। तो उसने कहा कितनी अच्छी बात है, डोमिनियन बना रहे, हमें कहा हमें सब पता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि घर के मामले तो इंडिया के पास रहेंगे और विदेशी मामले किसके पास रहेंगे, इंग्लैंड। क्रिप्स ने कहा अरे किसने बता दी डेफिनेशन, ये नहीं है, घर के मामले भी तुम्हारे, विदेशी मामले भी तुम्हारे, केवल क्राउन वाला है कि तुम्हें ये मानना है कि तुम्हारे देश का राष्ट्रपति होगा, वो कौन होगा, क्राउन। बाकी अपने बीच में कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी। विदेश नीति ये नहीं कि इंग्लैंड तुम्हें चलाएगा, तुम्हारी मर्जी आए तो अमेरिका से संधि करना, मर्जी आए तो अमेरिका से संधि मत करना, मर्जी आए तो चीन से लड़ना, मर्जी आए तो चीन से मत लड़ना। अंग्रेज तुम्हें किसी प्रकार से डिक्टेट करेंगे, ये तुम्हारी डेफिनेशन गलत है। डोमिनियन का मतलब है विदेश नीति भी तुम्हारी होगी। हमने कहा पर एक बात और है, ये जो तुम्हारी डोमिनियन होते हैं, जैसे कनाडा तुम्हारा डोमिनियन, उनका हाँ खूब सारे डोमिनियन है, हमारे तो ऑस्ट्रेलिया हमारा डोमिनियन है, न्यूजीलैंड हमारा डोमिनियन है। ये जो डोमिनियन होते हैं इनका तुमने ग्रुप बना रखा है, कॉमनवेल्थ। कौन सा ग्रुप है? जो जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे किन्हीं दिनों के अंदर, उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है, कॉमनवेल्थ। तो जो तुम्हारे गुलाम थे उनका ग्रुप बना हुआ है कॉमनवेल्थ। उसने कहा हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम भी ग्रुप के अंदर आओगे। हमने कहा नहीं नहीं, ग्रुप का मतलब हम समझते हैं, ग्रुप का मतलब है हमारे यहाँ पे लिखोगे हम अंग्रेजों के गुलाम है और हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते। तो क्रिप्स ने कहा चलो ठीक है, तुम मर्जी हो तो ग्रुप में आना, मर्जी हो तो ग्रुप में। भारत को ऐसा डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा जिसकी विदेश नीति क्या होगी, स्वतंत्र, और वो चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है, चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं। कॉमनवेल्थ में आए तो ठीक, कॉमनवेल्थ में नहीं आए तो ठीक। मतलब कुल मिला के हम करें हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे। अब हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और हमें कोई कहते ना बाहर निकलना, हम कहेंगे ना नहीं निकलेंगे, रहेंगे। क्योंकि ग्रुप में रहने में फायदे मिलते हैं भाई साहब, 100 फायदे मिलते हैं, व्यापार करने में आसानी रहती है। पर 42 में हम कह रहे थे कि हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता चाहिए। और क्रिप्स ने कहा और अगस्त प्रस्ताव में कितनी अच्छी बातें थी कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो हम तुम्हारा संविधान बनाने की बात करें, हमने कहा सब पता है। आपने कहा था भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, हम संविधान बनाने के लिए भारतीयों क्या करेंगे, आमंत्रित। और हम तब से नहा धो के धोले कुर्ते पजामे पहन के बैठे हैं कि पीले चावल आएंगे और हम संविधान बनाने जाएंगे। लेकिन अभी तक कर्नल अर्जुन आएंगे वाली बात ये, अभी तक अंग्रेज हमें बुलाने के लिए आए। क्रिप्स ने कहा चलो भारत की संविधान सभा ही बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? संविधान सभा गठन करेगा। अब तो राजी, सभा का गठन कर देते। तो जिन्ना ने कहा कांग्रेस कह रही है यार तुम मान रहे हो ऐसा, हम भी तो बैठे हैं, हमारी तरफ भी तो देखो आ रही है। संविधान सभा ना बना दोगे, ये कांग्रेस वाले अपना संविधान बनाएंगे और कांग्रेस वाले संविधान बनाएंगे तो मुसलमानों को क्या मिलेगा, हमारे तो कुछ मिलेगा नहीं भाई साहब। तो जिन्ना को क्रिप्स ने कहा शांत रहे, प्रांत चाहे तो अपना संविधान अलग बना सकते हैं, प्रांत चाहे तो अपना संविधान। भाई जिन्ना का तेरी सरकार वैसे एक भी जगह नहीं है, आ भी जाएगी तो बंगाल पंजाब सिंध में आ सकती है जहां मुसलमानों की संख्या है, तो बंगाल का संविधान अलग बना लेना यार, कांग्रेस वाला मत मानना। और क्या है, मेरे को एक बात बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, क्या किसका? अच्छा संतरी किन्नू तोड़ते हो बा? हाँ दूर खणी तो धोबा भर भर खानी। हाँ 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 हाँ। क्लासें देख रहा हूँ, मतलब दूर दूर तक क्रांति हो रही है वैसा। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी क्लासें वो लोग नहीं देखते जो पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उस मेरे राजस्थान हिस्ट्री की वीडियो देखी उसने। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये क्रांति है एकदम ढंग से। पर वो बच्चे नहीं पढ़ रहे जिनको पढ़ना चाहिए, अपनी क्लास में वो देख रहे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना, बस का ड्राइवर, किन्नू तोड़ने वाले मजदूर। हाँ हाँ तेरे 8वीं पास वाले को आ रहे, इसमें पैसे लगा रहे और इसको किस सुनाते हैं? तोबा तोबा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। हाँ नहीं नहीं, ये ऑनलाइन आने के बाद में ये वाली क्रांति हुई। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पढ़ाने लगा था 2012 में। 2012 में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कोई सब्जेक्ट, वो पढ़ाया फिलोसॉफी। सर गांव गए हुए थे तो सर मेरे को फिलोसॉफी कुछ टॉपिक देके कि तू पढ़ा ले। ठीक चला अपने फिलोसॉफी। पहले क्या हम करंट की क्लास लेते, पहले हमारे करंट के लिए टीचर नहीं आता था कोई। हमारे यह था कि आप जैसे बैठो तो मैं आपको क्या जाता भाई सैटरडे को है ना हम अपने करंट की क्लास लेंगे, तो तुम है ना करंट के टॉपिक तैयार करके आना। तो 5-7 बच्चे हर क्लास में तो जो तैयार करके आ जाते, फिर एक एक जाओ 20-20 मिनट में अपना टॉपिक खत्म करके आ जाओ। 2 घंटे की क्लास तो 5 टॉपिक तो ही जाते। तो हमारी क्लास के बच्चे वो टॉपिक करवा देते, हम लिख लिया करते। पर हम सिंसियर थे इस मामले में कि दिलीप सर क्लास छोड़ के चले भी जाते और हम में से भी कोई खड़ा खड़ा पढ़ाता था, हम क्लास छोड़ के बाहर नहीं गए। और मैं कहता मैं अब आप लोगों को देखता हूं कि मैं आपको कह दूं कि तुम में से कोई यहाँ पे पढ़ाएगा, मैं बाहर चला जाऊं, तुम क्लास ही नहीं लो, तुम बाहर चले जाओ, तुम्हें लगा रहा है साथ पढ़ाइए तो क्या पढ़ाएगा। पर हमारे में ये भाव कतई नहीं था, हम पढ़ लिया करते थे। तो वो 5-6 टॉपिक हो जाते, तो हम करंट के टॉपिक करवाया करते सब लोग ही, मैं भी करवाता। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था भाई। पढ़ाने में क्या है, ज्ञान से ज्यादा स्किल होनी चाहिए, क्लास टेकल कैसे हो।
ज्ञान वाला तो इसमें थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे भी चल चुला जाए। बच्चे नहीं माने, यदि नहीं बैठे क्लास के अंदर, खड़े होकर जाने लगे, तो आप टैकल कैसे करो क्लास को? या आप बोल रहे हो इधर मुंह देख के, बच्चे पीछे बात कर रहे हैं तो चार बोल रहे हैं, चार नहीं बोल रहे, तो आप धमकाना, डांटना, फटकारना सभी आना चाहिए। मेरे को ये थोड़ा ठीक आता था, मैं क्लास ठीक ले लिया करता। तो दिलीप सर के आगे चले गए, फिलोसॉफी क्लास लेना, 4 दिन ले लिया अपन। 4 दिन बाद दिलीप सर आए, दिलीप सर ने बच्चों से पूछा, भाई फिलोसॉफी राजवीर ने पढ़ाई, समझ आ गई तो ठीक, नहीं मैं दोबारा पढ़ा दूं। और मैंने कहा भी दिया सर को जाके, सर मैंने पढ़ाई थी, मैंने पहली बार पढ़ाई, जैसे मेरे को आती है वैसे मैंने पढ़ा दी। खुद को आना पढ़ाना तो अलग अलग चीज है, तो आप बच्चों से पूछ लेना, यदि उनको समझ नहीं आता टॉपिक दोबारा बता दो। बच्चों ने कहा नहीं सर आ गया समझ। सर ने मेरे कहा ठीक था। तो आप सर को लगा कि इस वाला मामला थोड़ा ठीक है। तो आप सर को जब भी कहीं जाना होता सर मेरे को टॉपिक पकड़ा जाते कि एंशिएंट का टॉपिक पढ़ा ले, ये मिडिवल का टॉपिक पढ़ा ले। तो हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री में जब मैं गया, फिलोसॉफी मुझे अच्छी लगती थी तो मुझे पढ़ाने में मजा। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में क्या फैक्ट होते हैं, फिलोसॉफी तो क्या मेंस का सब्जेक्ट था, तो मोटी मोटी बातें करनी है जाके, बातें तो कोई कर ले आदमी जाके। हिस्ट्री में एक एक चीज लिखाओ, 30 अक्टूबर 15 अक्टूबर, अब इसमें तो ऊपर नीचे हो जाए, 15 17 लिखा दे, बच्चे आ ही नहीं रहा तेरे को। तो आपने थोड़ा याद करके गए, धीमे धीमे पढ़ाया। तो मैंने सर को वापस कहा सर हिस्ट्री क्लास से मैंने 3 दिन एक बैच में पढ़ाई मिडिवल, एक में पढ़ाई एंशिएंट। मैंने कहा सर मैंने पढ़ा दी, पर ना आप पूछ ही लेना इनसे, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ाई थी, हिस्ट्री में तो इफेक्ट होते हैं, और फिर आपको तो इतने किससे कहानियां आते हैं, मेरे को तो, और नया नया मास्टर होता है किससे कहानियां कम सुनाता है, उसको लगता है बच्चा कदेगा पढ़ा, पंचायती मत कर फालतू की, है ना। तो आपने सीधा सीधा ध्यान की पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाने। मैंने कहा सर मैं बातें भी नहीं बता सकता था ज्यादा, तो बच्चे क्या बता पढ़े नहीं पढ़े हो। सर गए, सर ने जाकर पूछा, बच्चों ने कहा ओ जोरदार जोरदार एकदम अच्छा पढ़ाया। तो सर ने आकर मामला एकदम रेडी है, तू तो अपने इधर आ, तू तो अपने और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास ले ले, क्योंकि तब राजस्थान हिस्ट्री भी सर पढ़ाया करते, तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाने शुरू कर दी। तो मेरे थोड़ी सारे पढ़ाए में कि भाई इंडियन हिस्ट्री पूरी पढ़ाई हुई है, इंडियन हिस्ट्री बाद में पूरी पढ़ने लगा था, एंशिएंट पढ़ा था, मिडिवल पढ़ा था, मॉडर्न पढ़ा था, वर्ल्ड पढ़ा था, राजस्थानी पढ़ा था। तब थोड़े बेच थे तो पढ़ा भी लिया करते, अब इतने बेच राजस्थान खत्म नहीं हो। वरना पहले नरेंद्र सर पढ़ाते जोधपुर, मैं पढ़ाता यहाँ, नरेंद्र सर वहां पूरी क्लास लिया करते, मैं यहाँ वाली सारी क्लासें लिया करता। पर बाद में इतने ज्यादा हुए कि बाद में एक आ गया कि मैं मॉडर्न पढ़ा लूं, नरेंद्र सर एंशिएंट मिडिवल पढ़ा ले। पर बाद में और इतने ज्यादा बेच हो गए कि मेरे से तो राजस्थान कंप्लीट होनी बंद हो गई। तो अपने तो बंद करो भाई साहब, मॉडर्न देख दुख लेंगे, जो पढ़ाने होंगे अपने तो ये नहीं पढ़ाएंगे। और मैं अपने राजस्थान वाले ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा कर सकते, उधर रहे अपने। तो सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ाए। 2019 तक मैं पढ़ाता था। 2019 तक मेरे से जो बच्चे पढ़े हुए बच्चे हमेशा कहते सर अच्छा ही पढ़ाते, कोई शिकायत नहीं हुई, तभी पढ़ा पा रहा था। वरना तो कोचिंग है, कोचिंग में तो आप कल निकाले। यदि बच्चे जाके कहते हैं भाई ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो कोई कोचिंग में कैसे पढ़ा सकता है? कैसे भी नहीं पढ़ा सकता। पर सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आप चल जाओगे, तो प्राइवेट काम है, डेली डेली जाके आपको खुद को प्रूव करना है उसके अंदर। तो मेरा ठीक चल रहा था। 2019 तक यदि हमसे कोई आगे कहता कि ऑनलाइन पढ़ना था, हम उसकी मजाक उड़ाते, है ना। और मेरा एक कोरोना में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, इसमें मैंने कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई जैसी कोई पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई वही है जो उपनिषद है, गुरु के सामने बैठकर निष्ठा पूर्वक पढ़ना, गुरु के सामने बैठना, साथ में क्या रखनी, निष्ठा। कि आपको जब ये लगे कि नहीं टीचर सही बता रहा है तो ही पढ़ पाओगे। यदि आपके मन में एक भी आ रहा है ना टीचर फर्जी है, तो भले कितना अच्छा पढ़ा रहा हो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप याद करो, छोटी क्लासों में वे सब्जेक्ट अच्छे लगते जो टीचर अच्छे लगते थे। वो सब्जेक्ट जिसमें टीचर अच्छा नहीं लगता था, उसने बापड़े ने कितना अच्छा पढ़ाया, अपने को सब्जेक्ट भी फर्जी लगा, है ना। और जिनमें टीचर अच्छे लगे, वो भले सर भी थोड़े ठीक थे, तो भी अपने लगा नहीं यार अच्छा पढ़ाते, ये सर बड़े फेवरेट सर है। तो मैं यार ये बड़ा रहता है, तो मैं हमेशा कहता गुरु के समीप बैठो, निष्ठा पूर्वक बैठो, तो ही पढ़ाई होती है, वरना पढ़ाई नहीं। और ये ऑनलाइन पढ़ाई मिथ्या है, ऑनलाइन पढ़ाई जैसा कुछ भी होता नहीं। अब भाई साहब कोरोना में वीडियो धीरे धीरे वायरल होने शुरू हुए, तब मुझे पता चला भाई साहब अपनी तो किस्मत इधर ही अटकी हुई थी। 2019 से पहले हालात ये थे कि भाई मैं स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया, तो स्प्रिंग बोर्ड के बाहर को जानता ही नहीं था। स्प्रिंग बोर्ड के सब बच्चे जानते, बाहर कोचिंग के दूसरे को टीचर नहीं जानते, बच्चे भी नहीं जानते। अपने रीजनिंग वाले ऋषि सर आते, तो रीजनिंग वाले ऋषि सर क्या, इनकी खुद की भी कोचिंग थी, ये कई कोचिंगों में अलग भी क्लासें लिया करते। तो ऋषि सर के घर पे कई बार कोई फंक्शन होते कि सवामणि का फंक्शन है, सर आप भी आना, हम जाते भाई ऋषि सर के सवामणि चलते हैं। अब इनके क्या दूसरी कोचिंगों में खूब सारे टीचर दोस्त हैं, तो वो सारे भी आते। अब वो सारे एक दूसरे को सब जानते, हम वहां चुपचाप बैठे रहते, कोई नहीं जानता। तो ऋषि सर आकर इंट्रोडक्शन करवाते, ऋषि सर कहते हैं कि ये राजू सर है, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं। अब वो जानता ही नहीं अगला आदमी, तो कहता अच्छा अभी सर, सर नमस्ते नमस्ते। उसके बाद अगला कोई बात नहीं करे, भाई वो मेरे को जानता नहीं, क्या बात करे। फिर अपने भी था यार, अपने भी बात नहीं करनी, अपने लड्डुओं पे कंसंट्रेट करो यार, क्या दाल बाटी खाते हैं यार, क्यों अपने इधर है, तो अपने दाल बाटी पे कंसंट्रेट करते हैं। कोई मिल जाता नमस्ते सर नमस्ते किया, चुपचाप वहां से निकल गए। उसके बाद भाई साहब ये वीडियो वायरल होने शुरू हुए। फिर एक दिन जैसे इसने बताया, उसने एक दिन बच्चे ने मेरे को आगे बताया कि सर मैं गाँव जा रहा था, नाइट में बस जा रही थी, ड्राइवर जो था उसने आगे मोबाइल में आपके वीडियो लगा रखे, और मैंने उससे पूछा कि तू इसको जानता है? उसका नहीं, कौन है ये? तो मैंने कहा तू इसके वीडियो क्यों सुन रहा है? फिर उसने कहा दाढ़ी वाला आदमी बातें ठीक करता रहता है। तो मुझे लगा यार ये बड़ा मामला ठीक है, मतलब ड्राइवर अपनी कहानी सुन रहा है। फिर एक दिन एक लड़का है, उसने कहा सर हमारे गांव में तो महिलाओं का एक ग्रुप है व्हाट्सएप, और उसमें आपके वीडियो तैरते रहते हैं भाई साहब। तो महिलाएं क्या पढ़ती है उसमें, चौथ की कहानियां सुनती है। अरे लगा ये बड़ा मामला एकदम सही है? हाँ, तो मुझे लगा कि अपना भविष्य बहुत उज्जवल है। मान लो अपने को कल को बच्चों ने कह दिया कि अच्छा नहीं पढ़ाते, क्या भाई अब कोई दूसरा नया टीचर आए अच्छा पढ़ाए, तो अपने आउटडेटेड हो जाएंगे। उस दिन बच्चे कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते, वो सर पढ़ाते हैं, तो अपने तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस दिन अपने एक चैनल बनाएंगे, उसमें सुनाएंगे महिलाएं सुनिए चौथ की कहानी, है ना। चौथ की कहानी सुनने का आसान तरीका, कैसे करें चौथ का व्रत, अपनी दुकानदारी चल जाएगी, भूखे तो कम से कम मरेंगे। और आज तूने और बता दिया थैंक यू कि किन्नू चुगने वाले मजदूर भी भाई साहब अपने वीडियो सुन रहे हैं, क्रांति हो रखी है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट तो कई बार है ना, मैं विकास सर आते,
तो पहले पहले क्या, एक बार को 2018 वाला बैच, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आया मिलने के लिए। मैं बैठा, विकास जी बैठे ऑफिस के अंदर, और स्टूडेंट ने आते, विकास जी, अरे सर मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, क्या मस्त पढ़ाते हो सर, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, सारे के सारे को सुना, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा प्री पास हुआ। फिर उसने मेरे को नमस्ते कर लिया, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके पापा ने मेरे को, अरे क्या पढ़ाते हो जरा मैं अभी क्लास देता हूँ। पहले मैं रात को कपिल शर्मा की कॉमेडी शो देखता था, आजकल आपकी देखता हूँ सर नींद मस्त आती है सर आप वाली बातें सुनते। मैंने विकास जी के दिन कहा कि देखो स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको पापा पढ़ते हैं पढ़ने वाले का अपने से सीधा सीधा कोई लेना देना, ठीक है हिस्ट्री पढ़ाता है, हिस्ट्री में कहीं से पढ़ डालूंगा, पर पापा को लगता है कि नहीं नहीं यार, बातें आदमी अच्छी कर लेता है, बातें हर कोई आदमी सुनना चाहता है। वेरी गुड, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर डायलॉग ऐसे ज्यादा वायरल होते हैं ना, सीधे कोई पंच पॉइंट होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, तो लोग उनको याद भी करने लग जाते हैं, तो लोकोक्तियां वायरल होने शुरू हो गई। वेरी गुड, एकदम बाबा जी बनने वाले हैं अपने। दाढ़ी और बढ़ा रहा हूँ एकदम ऐसे ही रामदेव जी महाराज की तरह। चलो क्या लिखा, हाँ बहुत सारे, हाँ बहुत सारे एकदम चले बने हुए हैं एकदम। और फिर तो ये चैनल इन लोगों ने इतने चैनल बनाने शुरू किए कि अब तो मेरे को खुद को नहीं पता किसका चैनल है, वो क्या वीडियो लगा देगा। कई बार ये होता है कि उनके नेगेटिव भी होते हैं, कि होता क्या है कि 2 घंटे की क्लास, उसमें 15 मिनट ऐसी कोई बात की हुई, उसमें से अगले ने केवल 30 सेकंड उड़ाया, और 30 सेकंड का उड़ा के लगा। भाई मेरे किसी क्लास में बोला हुआ कि कांग्रेस वाले अंदर है, ये फर्जी है, और सब ऐसे फर्जी फर्जी बात करते हैं। फिर मैंने कहा कि वैसे बीजेपी वाले भी उतने ही फर्जी है, पर अगले ने वो तो काट दिया, इतना लगा कि कांग्रेस वाले फर्जी है क्या कहा राजवीर सर ने कांग्रेस के बारे में, और नीचे जनता भर भर के गालियां निकाल रही है, तेरी शक्ल देख ले खुद की, तेरे जैसे मास्टर होंगे तो बच्चा का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। कांग्रेस को गाली निकालता था, कांग्रेस ने क्या क्या तू जानता है क्या देश के लिए। अरे मैं जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं 2 महीने कांग्रेस पढ़ाता हूं यार। अरे अगला मुझे ले गया तो ले गया, है ना। एक बार किसी क्लास में कोई बच्चा नहीं, मेरे से मैंने पूछा, अरे तुम अपसेंट थे कल, कहां चले गए थे, और उन्होंने कहा कि सर हम कोई एग्जाम देने के लिए गए थे, कोई टीचर का कोई एग्जाम हुआ था, तो सर वो एग्जाम देने के लिए गए थे। अब मैंने कहा आरएस की तैयारी करते हो, एग्जाम देकर तो टीचर का नहीं देना, अपने आरएस ही बनना है, कुछ भी हो जाए लेकिन टीचर बनना नहीं, टीचर की नौकरी करोगे तुम। अब अगले ने ये तो काट दिया, ये लगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन टीचर बनना नहीं, और तुम लोग टीचर की नौकरी करोगे। अब नीचे लिखा हुआ है अध्यापकों के बारे में क्या सोचते हैं राजवीर ओ भाई साहब, पूरे दिन गालियां पड़ रही है इधर से उधर से। मैं गया यार सही है, क्या कोई भी नौकरी छोटी होती है क्या अध्यापक की नौकरी छोटी होती है। आप नहीं जानते कि घर वालों के पास में पैसे नहीं होते, वो सबको आरएस नहीं बना सकते, इसलिए अध्यापक भी बनना पड़ता है। मैं मनी मन सोचूं कि यार एक बैच है जिसमें आईएएस के बच्चे बैठे हैं, मैं उनको जाके ये कैसे कह सकता हूं कि तुम आईएएस एग्जाम मत दो, पटवारी दे लो। मेरी मॉरल ड्यूटी है ना, उल्टा मैं तो आपको आगे कहूं आरएस ही नहीं देना, आईएएस ही देना है। आप जिस चीज की प्रिपरेशन करने आए मैं तो उसी में मोटिवेट करूंगा ना। मैं आपको ये कहूं कि यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर मैं निकम्मा हूं फीस किस बात के लिए। मैं फिर मेरी वैल्यूज के साथ ही समझौता कर रहा हूं ना, कि आप खुद आए कि यार ये कोचिंग सबसे अच्छी है, यहां पे आईएएस बन सकता हूं, और मैं आके कहूं देखो पार नहीं पड़ेगी अपने ये दे ले, दूसरे एग्जाम दे ले। यार मैं तो ये कहूं आपको नहीं, तुम कर सकते हो और कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट सोचने की बात है, सोचता है वो करता भी है, नहीं सोचता वो करता भी नहीं। अब कोई इस बात पे ये कहे ये छोटी नौकरियों के बारे में इस प्रकार की बात रखते नहीं भाई। यदि मैं पटवारी की क्लास में पढ़ा रहा होता मैं उनकी तारीफ करता, मैं कहता भाई दुनिया में सबसे अच्छी नौकरी पटवारी, ऊपर बनवारी नीचे पटवारी। 2 ही आदमी इधर उधर कर सकते हैं, या तो भगवान इधर का उधर कर सकता है, या कौन कर सकता है। पर चूंकि ये क्लास पटवारी की नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती, इसलिए इन चीजों के फायदे नुकसान दोनों है। तो पर अपने को लगता है कि नुकसान थोड़े हैं, फायदे ज्यादा है। पॉजिटिव लोग ज्यादा सीखते हैं इस प्रकार की चीजें, जिनको नेगेटिव बात करनी है उनको अपने कितनी भी अच्छी बात कर लेंगे तो भी वो हमेशा क्या करेंगे, जिनको घोचे करने होते हैं वो घोचे ही करेंगे जिंदगी में। इसलिए अपने तो अपना काम कर लो, उसमें यदि किसी को अच्छा लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। अपना उद्देश्य सामने बैठे बच्चों को पढ़ाना है, वो पढ़ लेंगे, दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जाने उनका काम। चलो आगे लिखो, क्या लिखा, दो ये पूरा कर देते हैं, 2 है ना। क्या लिखा ये पता नहीं किन्नू कहां से लाया मैं खत्म कर देता इसको। प्रांत साहित्य में संविधान खुद, हाँ। तो और उसने कहा और अगस्त प्रस्ताव अच्छा था, तुम्हारे क्या कमी थी। हमने कहा भाई साहब उसमें जिन्ना को वीटो है, मतलब इस बिना जिन्ना से कहे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसने कहा हाँ ये गलत है, और अब हम अल्पसंख्यकों के साथ अलग से समझौता करेंगे, मतलब जिन्ना या अल्पसंख्यक जो है वही समझौते के बीच में आएंगे नहीं, तुम्हारे साथ अलग समझौता, अल्पसंख्यकों के साथ में अलग समझौता। इसमें सारे राजी, जिन्ना भी राजी, कांग्रेस वाले भी राजी, और गांधी जी ने कहा हेलो क्रेप साथ मिला, वेरी गुड, शाबाश, लागू कर देते हैं। उसने कहा प्लीज गांधी जी बैठो बैठो, एक बात और क्या है कि समझौता लागू तब होगा जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा। तब क्या समाप्त हो जाएगा, गांधी जी ने कहा क्या समझ रखा है हमें तुमने, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो एक बार आप हमारा साथ दो, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम ये सारी बातें आपके लिए क्या कर देंगे।